सो मूव कर रहे हैं क्वांट्स के सेकंड वीडियो पे। आई होप कि आपने फर्स्ट वीडियो परसेंटेज का देखा होगा, उसको समझा होगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा होगा, तभी आप ये सेकंड वीडियो पे आए हो। क्या होगा कि अगर आप पहले भी अपन ने डिस्कस किया है फर्स्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, कि अगर आप सिंक्रोनाइज वे में आगे मूव करोगे तो आपको बिल्कुल कम हिंड्रेंस फेस करना पड़ेगा, बहुत कम ट्रबल के साथ आप अच्छे से स्मूथली आगे मूव कर पाओगे अगर ऑर्डर सही रखोगे। परसेंटेज क्लियर होगा, रेशियो प्रोपोर्शन क्लियर होगा, तो आपको क्या है ना, इनके क्वेश्चंस पे अच्छी कमांड बना पाओगे, इनके क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको एक एक बार में क्लियर होते जाएंगे, इनफैक्ट आप ही आगे से आंसर कर दोगे मेरे सॉल्यूशन से पहले। तो इसीलिए सही ऑर्डर से चलना इंपॉर्टेंट है क्वांट्स के सारे टॉपिक्स में। तो जो मैं ऑर्डर आपको देते चलूंगा, जो मैं ऑर्डर से वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूं, उसी ऑर्डर के साथ आपको मूव करते जाना है। इसमें क्या होगा ना, बहुत स्विफ्टली अपन मूव कर पाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन परसेंटेज के सेकेंड वीडियो पे मूव कर रहे हैं। क्या होता है कि रेशियो, प्रपोर्शन और परसेंटेज इंटरलिंक टॉपिक होते हैं। मतलब अगर आप परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हो तो वहां पर रेशियो का भी टच आएगा, और अगर रेशियो और परसेंटेज दोनों आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ना, तो इनके क्वेश्चंस जो अपन करेंगे, आपके लिए 100 क्वेश्चंस हैं, जो मैंने आपको पहले वीडियो में भी शायद बोला है कि इस पे क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट तो ठीक है, कोई खास बात नहीं होती इतना ज्यादा, लेकिन क्वेश्चन में वेरिएशन समझ में आता है। तो मैं कंक्लूजन ये बोल रहा हूं, इस बात का कंक्लूजन क्या है कि आपको परसेंटेज के क्वेश्चन का एक्सपोजर देने से पहले मैं चाह रहा हूं कि रेशो का एक बार फटाफट से ओवरव्यू दे दूं। रेशो क्या होता है, कैसे डील करते हैं, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होता है रेशियो प्रोपोर्शन के पीछे, क्योंकि क्वेश्चंस में रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर रेशो का यूज करेंगे अपन। ठीक है क्या? तो मैं इस वीडियो में, परसेंटेज के सेकंड वीडियो में, एक बार पहले आपको रेशियो का एक्सपोजर देना चाह रहा हूं, उसके बाद ही अपन 100 क्वेश्चन पे मूव करेंगे, प्रोसीड करेंगे। ठीक है क्या? कुछ कारण होगा, इसीलिए मैं आपको पहले एक बार रेशियो का फटाफट से ओवरव्यू दे देता हूं। देखो रेशियो का बेसिक क्या है, तो मैं एक एग्जांपल से यहां पर इनिशिएट कर रहा हूं। लेट से अगर ए और बी का रेशियो, आपको किसी भी रेशियो, किसी का भी हो सकता है, हाइट का हो सकता है, वेट का हो सकता है, तो मैं ए और बी का रेशियो मान रहा हूं लेट से 5:2। क्या इसका ये मतलब है कि ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 2 है? नहीं, इसका ये मतलब तो नहीं है। इसका फिर क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर ए की वैल्यू 5 होती तो करेस्पॉन्डिंगली बी की वैल्यू 2 होती। सर एक ही तो बात है। नहीं, एक बात नहीं है। अगर ए की वैल्यू 5 होती तो करेस्पॉन्डिंगली बी की वैल्यू 2 होती। अगर ए की वैल्यू 10 होती तो इसकी वैल्यू 4 हो जाती। अगर ए की वैल्यू 15 होती तो इसकी वैल्यू 6 हो जाती। रेशियो मेंटेन होना चाहिए 5:2 का। समझ में आई क्या? अगर मान लो ए की वैल्यू होती 20, आप क्या कर रहे हो, इंटू 4, तो सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहां पर भी यूज होगा, इंटू 4, क्योंकि रेशियो तो मेंटेन होना चाहिए 5:2 का। क्लियर हुआ क्या? अगर ए की वैल्यू होती 50, तो बी की वैल्यू क्या होती, इंटू 10, तो इधर भी इंटू 10, 20। तो यहां पर मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा पॉइंट को कि ए इज टू बी अगर 5:2 है, इसका ये मतलब नहीं है कि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 2 है। इसका ये मतलब है कि अगर ए की वैल्यू 5 होती तो करस्पॉन्डिंगली बी की वैल्यू 2 होती। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो एक एग्जांपल फिर से मैं लूंगा यहां पर, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। अगर मान लो आपको दिया होता है ए और बी का रेशियो 7:11, और साथ ही साथ आपको बोला हुआ है कि ए की वैल्यू है 343 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। तो वैसे तो आप कर ही लोगे, मुझे पता है ये कि आप कर लोगे, लेकिन प्रोसीजर क्या होगा और आगे जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे उसमें अपन कैसे इनिशिएट करेंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, तो इसके लिए अप्रोच आप देखो एक बार। यहां पर सबसे पहले बताओ कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं क्वेश्चन में? दो। तो यहां पर मैं दो कॉलम बनाऊंगा। जितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं इस क्वेश्चन में, उतने कॉलम्स असाइन करूंगा मैं। कॉलम्स मतलब ये वर्टिकल। ठीक है। रोज हमेशा कितनी होंगी? रोज तो हमेशा दो ही होंगी, एक रेशियो वैल्यू के लिए और एक एक्चुअल वैल्यू के लिए। सब बता रहा हूं मैं अभी। क्वेश्चन में जितने वेरिएबल्स उतने नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज तो हमेशा कितनी होंगी? दो, एक रेशियो वैल्यू के लिए एंड एक एक्चुअल वैल्यू के लिए। फॉर एवरी वेरिएबल, फॉर एवरी वेरिएबल हमेशा दो वैल्यूज होती है, एक रेशियो वैल्यू और एक एक्चुअल वैल्यू। हर वेरिएबल के स्टूडेंट दो वैल्यूज होंगी, रेशियो और एक एक्चुअल। ए की रेशियो वैल्यू कितनी है? 7। बी की रेशियो वैल्यू कितनी है? 11। आपको क्या किसी के भी करस्पॉन्डिंग एक्चुअल वैल्यू पता है? बिल्कुल, ए की एक्चुअल वैल्यू पता है 343, 343। अगर मुझे
रेशियो से एक्चुअल में जाना है तो मुझे एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करना पड़ता है। तो देखो 34 तो 4 बार में आता है 28, 6 बचा 3, तो 49 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करूंगा फॉर गेटिंग द एक्चुअल वैल्यू। सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज मुझे यहां पर भी करना पड़ेगा अगर बी के करस्पॉन्डिंग भी एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो। वैसे 50 इंटू 11 कितना होता है 550, उसमें से 11 कम कर दो। क्लियर हुआ क्या आपको ये? क्लियर है पॉइंट? हर वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज होती है, एक रेशियो वैल्यू और एक एक्चुअल वैल्यू। रेशियो वैल्यू से अगर एक्चुअल वैल्यू में जाना है तो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज होता है एंड दिस मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द स्केल। अगर आपको किसी भी रेशियो के करस्पॉन्डिंग एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है तो इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करना पड़ेगा। सॉरी, क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? आगे मूव करें। चलिए, ये तो आपको समझ में आया कि हर वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज होंगी। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा होता, देखो प्रोसीजर तो वही रखेंगे। कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो आप ध्यान से देखो। सर दो, नहीं, यहां पर तीन वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, एक ए, एक बी और एक ए प्लस बी इटसेल्फ एक नया वेरिएबल है। रेशियोज कैन बी एडेड और इट कैन बी सब्ट्रैक्टेड। रेशियोज को मैं ऐड भी कर सकता हूं और रेशियोज को मैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं। ये ऑपरेशन यूज कर सकते हैं रेशियोज में। तो यहां पर आप बताओ, रोज तो कितनी होती है हमेशा? दो, एक रेशियो वैल्यू के लिए और एक एक्चुअल वैल्यू के लिए। ठीक है, ए की रेशियो वैल्यू कितनी है? 3। बी की रेशियो वैल्यू कितनी है? 13। अच्छा, क्या रेशियोज को मैं ऐड कर सकता हूं? इज इट फीजेबल? बिल्कुल। रेशियोज में ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, उनको ऐड भी किया जा सकता है, उनको सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। तो 3 और 16, 13 कितना हुआ? 16। क्या किसी के भी करस्पॉन्डिंग एक्चुअल वैल्यू पता है आपको? बिल्कुल। ए के करस्पॉन्डिंग नहीं, बी के नहीं, आपको ए प्लस बी के करस्पॉन्डिंग एक्चुअल वैल्यू पता है 256। 16 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि 256 आ जाए? आई होप कि आपने पिछले वीडियो में जो मैंने होमवर्क दिया था वो आपने करके रखा है। मींस आपको डायरेक्टली क्लिक होना चाहिए था। 16 का स्क्वायर होता है 256। सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज ऑफ 16। दिस मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द स्केल। आपको किसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए? ए के करस्पॉन्डिंग। मींस मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो वही यूज होगा, 16 का। आंसर क्या आ जाएगा? 48। क्लियर हुआ ये पॉइंट भी? आगे मूव करेंगे। देखते चलिए, आप क्वेश्चंस जो भी प्रैक्टिस करते हैं अपन इस कॉन्सेप्ट वीडियो के बाद वाले पार्ट में करते हैं, है ना। परसेंटेज में भी यही अपन ने प्रोसीजर फॉलो किया था। पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके पर्सपेक्टिव में उस टॉपिक के करस्पॉन्डिंग जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी वेरिएशन होंगे, वो सारे अपन कवर करेंगे सेकेंड पार्ट में, मींस उसके क्वेश्चंस में। ठीक है क्या? अभी अपन सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनिएगा आप। मैं एक और पॉइंट, देखो मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या यूज किया था, हर वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज होंगी, एक रेशियो वैल्यू और एक एक्चुअल वैल्यू। मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे कि आप जो भी अपन कॉन्सेप्ट वीडियो देखते हैं या फिर क्वेश्चंस करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग में जो भी कुछ पॉइंट्स यूज करता हूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यूज कर रहा हूं, उसके लिए आप एक नोट्स की कॉपी मेंटेन कर रहे हैं। उससे क्या होगा ना कि कभी अगर आपको रेशो रिवाइज करना है तो आप वीडियो पे नहीं जाते हुए वो अपने नोट्स को रिवाइज कर लोगे। ठीक है क्या? तो यहां पर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला था हर वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज होती है, एक रेशियो वैल्यू और एक एक्चुअल वैल्यू। इसके बाद मैंने यूज किया था, अगर मुझे रेशियो वैल्यू के से एक्चुअल वैल्यू पे जाना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। एंड वो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो थ्रू आउट द स्केल कांस्टेंट होगा। इस बात का ये मतलब है कि अगर आपको एक बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल जाता है तो वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से आप किसी भी रेशियो में मल्टीप्लाई करके उसके लिए एक्चुअल वैल्यू तक जा सकते हो। ठीक है। अब मैं तीसरा पॉइंट, मैंने इसी प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था, इससे प्रीवियस में, कि अगर आपको रेशियोज को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो ये बिल्कुल कर सकते हैं, कन्वीनियंट है। ये ऑपरेशन अपन लगा सकते हैं रेशियो में। मैं अगला पॉइंट यूज कर रहा हूं, रेशियोज कैन बी एडेड और इट कैन बी सब्ट्रैक्टेड इन मल्टीपल्स ऑल्सो। मींस मैं रेशियो को ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकता हूं, मैं रेशियो कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। एग्जाम्पल, कितने वेरिएबल्स हैं? ध्यान से बोलना, गलत ही बोलोगे।
चार चार वेरिएबल्स हैं, एक ए, एक बी, एक है वेरिएबल 3a प्लस 2b, और एक लास्ट वेरिएबल कौन सा दिख रहा है मुझे, ए प्लस बी। और रोज कितनी होगी, तीन या चार, दो। हमेशा रोज कितनी होती है, दो। ठीक है, एक रेशियो और एक एक्चुअल। ये बनाना नहीं, ये तो सिर्फ मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। ऑब्वियस है, सीखने के बाद आपको डायरेक्ट थोड़ी ना कि ये सब बना बना के करना है, आपको डायरेक्ट वैल्यूज का पुट करनी, डायरेक्ट रेशियो कर लिखना है, डायरेक्ट एक्चुअल वैल्यूज पे डील करना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आते चलेगा। चलो, ए की रेशियो वैल्यू 3, बी की रेशियो वैल्यू 7। अच्छा, रेशियो में कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपन। तो ए की वैल्यू है 3 इंटू 3 9, 7 into 2 14, 14 plus 9 means 23, और a प्लस बी कितना होगा, 10। अब बताओ किसकी एक्चुअल वैल्यू दे रखी है आपको, 23 की। कितनी, 529। क्या कुछ दिख रहा है आपको, ये स्क्वायर, 23 का स्क्वायर। ठीक है क्या, आपको जिसकी भी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो यही यूज होना है। आंसर विल बी 230। सर पहले ए की निकाल लें फिर बी की निकाल लें और दोनों को ऐड कर दे, तो ये कर लो, लेकिन जब रेशियो को ऐड कर सकते हैं तो ये ऑपरेशन का मजल हुआ। टाइम सेव करो थोड़ा सा। क्लियर है क्या ये पॉइंट, आगे मूव करें फिर, चलिए अगला पॉइंट। अब मैंने आपको दे दिया है ए और बी, कुछ कुछ भी ले रहा हूं मैं, रेंडम ले रहा हूं कुछ भी, 11 12, और बी इज टू सी 15 17, और आपसे मैंने पूछ लिया है फाइंड ए इज टू बी इज टू सी। ए और बी एक स्केल पे दे रहा हूं, बी और सी दूसरी स्केल पे दे रहा हूं, और आपसे मैं पूछ रहा हूं ए बी सी में फाइनल एक एक रिलेशन क्या होगा। मैंने ए और बी का रिलेशन दे दिया आपको, मैंने बी और सी का भी रिलेशन दे दिया आपको, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ए बी सी को सिंगल स्केल पे लेके आओ कि इनके बीच में, तीनों के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो अपन को करना क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। कितने वेरिएबल्स, तीन, तो मैं तीन कॉलम असाइन करूंगा। अच्छा, ए और बी का रेशियो कितना है, 11:12। अच्छा, बी और सी का कितना है, 15:17। सर ये नीचे क्यों लिख दिया आपने, मैं यहां कहाँ लिखता 15, क्योंकि बी की वैल्यू 15 होती तो सी की 17 होती, बी की 12 होती तो ए की 11 होती। तो अपन को क्या करना होता है, यार आप बताओ, तीन स्टूडेंट्स है एबीसी, पहले बी ने ए के साथ अपने मार्क्स कंपेयर करे, फिर बी ने सी के साथ अपने मार्क्स कंपेयर करे। क्या बी के मार्क्स चेंज होंगे कंपैरिजन करने पे, नहीं, उसके मार्क्स तो वही रहेंगे। हो सकता है रेशियो वैल्यू चेंज हो जाए, उसके मार्क्स चेंज होंगे क्या कंपेयर करने पे, नहीं होंगे। बस यहां पर मैं वही यूज करूंगा। आप बताओ 15 और 12 रेशियो वैल्यू है, इनको सेम बना दे अपन, एक बना दे। सर एक क्यों, क्योंकि बी ए से कंपेयर करे अपने मार्क्स या बी सी से कंपेयर करे, उसके मार्क्स थोड़ी ना चेंज होने वाले। उसके 80 नंबर आए हैं तो वो 80 वाला 40 से कंपेयर करे तो 2:1 का रेशियो, वो 80 वाला 100 से कंपेयर करे तो 2 रेशियो नहीं होगा, इस बार 4:5 हो जाएगा। तो समझ पा रहे हो ये क्या बोल रहा हूँ, रेशियो वैल्यू चेंज हो सकती है, एक्चुअल वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसीलिए मैं बी की वैल्यू सेम बना रहा हूँ। इससे क्या होगा, मुझे एक लिंक मिल जाएगी, मुझे ए बी सी एक सिंगल स्केल पे मिल जाएंगे। अच्छा बताओ, 12 और 15 का रेशियो कितना है, ये प्रोसीजर फॉलो करा करो बस। 12 और 15 का रेशियो कितना है, 4:5। कोई एलसीएम नहीं लेना, कोई अप्रोच यूज नहीं करनी, एक ये छोटा सा स्टेप फॉलो कर लिया करो। 12 और 15 का रेशियो बोलो 4:5, इसको उल्टा कर दिया, बस रेशियो को उल्टा कर दिया करो। 4:5 का उल्टा क्या होगा, 5:4, 5:4, बस। क्यों सर, क्योंकि आप बताओ 15 इंटू 12, 5 इंटू 12 करो या 15 इंटू 4 करो, दोनों में 60 आना है। मैंने क्या किया, रेशियो उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया। तीन चार वाले रेशियो में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, 5 वाले रेशियो में 4 का मल्टीप्लाई किया। 5:4 वही होता है जो 4:5 होता है, नहीं तो आपको एलसीएम लेना पड़ता। एलसीएम ही तो लिया है बेसिकली अपन ने, इसलिए बोल रहा हूँ आप स्टेप को फॉलो कर लो बस। मल्टीपल क्वेश्चंस में करते चलेंगे तो कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा क्या क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। चलो बोलो, 5:12 करोगे तो भी 60 आना है, 4:15 करोगे तो भी 60 आना है। ये बी के मार्क्स सेम बना दिए। अच्छा, बी में आप 12 का मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 का, तो इसमें भी 5 का करना पड़ेगा। याद है क्या पॉइंट, अगर आप इसमें कुछ नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5:12 कर रहे हो तो 5 में 11 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप 4 में 15 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस स्केल में 4 को 17 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो सर, इतनी बड़ी टेबल नहीं आती है, अरे यार। चलो ठीक, 55 60 और 68, ये आ गई अपनी एक स्केल पे वैल्यू। अब मैं बोल सकता हूँ ए बी सी एक स्केल पे आ गई, यही आंसर है 55:60:68। सर एक क्वेश्चन और हो जाता तो, चलो एक और क्वेश्चन,
एक और क्वेश्चन, ए और बी का रेशियो मैं कुछ भी ले रहा हूं ना रैंडम अभी, 7:9, और बी और सी का रेशियो 15:13। आपको अगेन बताना है ए बी सी का रेशियो। कितने वेरिएबल्स? तीन, तो ए बी सी। 7:9, 15:13, ठीक है। रेशियो वैल्यू बोलो 3, 5, 5, 3, 5, 3, ठीक है। चलो 5 into 7 बोलो, ये देखो 5 into 9 करोगे तो भी 45 ही आना है, 15 into 3 करोगे तो भी 45 ही आना है, लेकिन आप 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 को इससे भी मल्टीप्लाई करो। आज 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करो। ये आ गई अपनी फाइनल्स की। इसे क्लियर? आगे मूव करें फिर? चलिए आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने से पहले मैं आपको इस पर्टिकुलर अप्रोच की इंपॉर्टेंस बताना ज्यादा सही समझता हूं। अगर आपने अब जो मैं बताने वाला हूं अप्रोच, उसको ध्यान से समझ लिया, उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो तो अपने सेकेंड पार्ट में सीखना है, क्वेश्चंस में सीखना है बहुत सारा। लेकिन मैं आपको ये जरूर बोलूंगा, अगर आपने से ये वाली अप्रोच समझ ली ध्यान से, थोड़ा फोकस के साथ 5 मिनट देख लिया ना, तो आपको कॉन्ट्स में अगर 13 टॉपिक या 14 टॉपिक होते हैं, तो इनमें से 10 टॉपिक में तो इसके इतने सारे एप्लीकेशन मिलेंगे कि आपको डायरेक्ट सिर्फ ये वाली अप्रोच ही फॉलो करनी रहेगी। कम से कम भी 8 से 9 टॉपिक में मिनिमम बोल रहा हूं, कम से कम 8 से 9 टॉपिक में ये वाली अप्रोच का एप्लीकेशन डायरेक्ट यूज होता है। प्रॉफिट एंड लॉस हो स्पीड टाइम डिस्टेंस हो, मतलब बेसिकली जहां पर भी दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने पे तीसरा वेरिएबल आता है ना, वेरिएबल, बस वहां पर ये यूज है। मेरे को क्लियर हुआ कि आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ? इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से देख लेना इसको। आपको करना क्या है, मैं पहले अप्रोच बताता हूं, इसको ध्यान से देखना, इसके क्वेश्चन करेंगे, तब भी इतनी क्लैरिटी नहीं आ पाएगी जितना इसका एप्लीकेशन यूज होगा सेकेंड पार्ट में इसके क्वेश्चंस पे। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखना, मुझे समझ में आए आता है ये कि जनरली ये वाला कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट नहीं होता, ये समझ में नहीं आता कि सर इसको यूज कैसे करेंगे, कहां पर यूज करेंगे। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, तो समझ लो ये इंपॉर्टेंट है ना। जब क्वेश्चंस करेंगे ना लेटर स्टेज पे बहुत सारे, तब आपको मैं बार बार बोलूंगा कि मैंने बताया था क्यूएटी मॉडल क्या होता है। नाम समझ में आ गया? क्यूएटी क्या है? ये क्यूएटी देखो, क्यू इंटू ए गिव्स टी, क्यू इंटू ए गिव्स टी। क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी, ए का मतलब होता है एवरेज, और टी का मतलब होता है टोटल। सर इससे क्या होगा? सुनो तो सही, आप बहुत क्वेश्चन पूछते हो बीच में। क्यू इंटू ए गिव्स टी में क्यू है क्वांटिटी, ए है एवरेज, और टी स्टैंड फॉर टोटल। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं पेट्रोल परचेस करने गया, पेट्रोल का एवरेज रेट था 110 रुपए लीटर, 110 पर लीटर। मैंने उसको बोला 5 लीटर पैक कर दो, हाँ 5 लीटर दे दो मेरे को। 5 लीटर लिया, क्वांटिटी 5 लीटर, एवरेज रेट था उसका 110 रुपए लीटर। तो यहां पर मेरे को बताओ 5 लीटर का कितना खर्चा हो जाएगा? 550। क्या किया आपने? 1 लीटर का जो एवरेज रेट था उसको 5 लीटर से मल्टीप्लाई किया, तो 110 into 5 कितना पैसा पे करना पड़ेगा आपको? 550 रुपीज, 550 रुपए। बस यही है क्यूएटी, इतना ही है क्यूएटी, है ना। अब अब मैं बता देता हूं कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे, उससे पहले ये अप्रोच है क्या, यूज कैसे करना है। देखो, अपने को बेसिकली इसमें 4 केसेस पढ़ने हैं। अरे लिख लेना अभी, पहले ध्यान से समझ लो इसको। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। मान लो आप किराने की शॉप पे जाते हो, ध्यान से, मैं एग्जांपल से ही सारे केसेस बता दूंगा आपको। मान लो आप किराने की दुकान पे गए, आपने किराने की दुकान पे जैसे ही गए, आपने देखा कि वहां पर दो अलग अलग टाइप की शुगर थी, शक्कर थी। एक का रेट था 40 रुपए किलो, और एक का रेट था 50 रुपए किलो, 50 रुपीज पर केजी। तो आपने फर्स्ट केस में, मैं केस 1 असाइन करने वाला हूं अभी, उसके लिए एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पर। आपने क्या किया, फर्स्ट वाली जो एवरेज रेट थी 40 रुपए किलो, और सेकेंड वाली जो थी 50 रुपए किलो,
उन दोनों को 4-4 किलो पैक करवा लिया। 40 रुपए किलो जो थी जिसका रेट था उसको भी 4 किलो, और 50 रुपए किलो वाली को भी 4 किलो। अब खर्चा चेक करो आप, यहाँ पर कितना खर्चा हुआ टोटल आपका? 160 रुपए। यहाँ पर टोटल खर्चा कितना हुआ? क्यू को ए से मल्टीप्लाई करो, 200 रुपए। तो आपका एक केस में 160 रुपए खर्चा हुआ, दूसरे केस में 200 रुपए खर्चा हुआ। बताना क्या चाह रहा हूं अभी, पहले मेरे को इसके लिए रेशियो वैल्यूज बोलते जाओ। रेशियो वैल्यूज बोले तो आप बताओ यहां पर क्वांटिटी का रेशियो क्या है, तो आप बोलोगे 1:1। यहां पर एवरेज का रेशियो क्या है? यहां पर एवरेज का रेशियो क्या है बोलो? 4:5। और यहां पर टोटल का रेशियो क्या दिख रहा है आपको? जल्दी से देखो, टोटल का रेशियो 4:5। और वैसे भी आना ही था, वैसे भी आना ही था। 1 into 4 क्या होता है? 4। 1 into 5 होता है 5। इससे कंक्लूजन क्या निकला पहले मैं बता देता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, और फिर अपन यहां पर नोट कर लेंगे। अगर आपने क्वांटिटी फिक्स कर दी, क्वांटिटी को कांस्टेंट कर दिया, क्वांटिटी का रेशियो 1:1 रख लिया, तो अगर आपने क्वांटिटी फिक्स कर ली कि मेरे को 4 किलो ही परचेस करना है, शक्कर सस्ती वाली खरीदूं या महंगी वाली खरीदूं? अगर आप सस्ती खरीदते तो इतना पैसा खर्च होता, महंगी खरीदते तो इतना पैसा खर्च होता। मीन्स इट मीन्स दैट average is directly proportional to total if quantity is constant। सर कुछ समझ में नहीं आया, फिर से। क्वांटिटी अगर कांस्टेंट कर दी, मैंने क्वांटिटी की 4-4 किलो ही खाना है, मेरे को 4-4 किलो ही परचेस करना है, सस्ती वाली खरीदता तो 160 खर्चा होता, महंगी वाली खरीदता 200 रुपए खर्चा होता। मींस अगर मैं क्वांटिटी को कांस्टेंट कर देता हूं, इफ क्वांटिटी इज कांस्टेंट, तो अगर मैं महंगी चीज खाऊंगा, मैं क्वालिटी अच्छी कर दूंगा, मेरी क्वालिटी को बढ़ा दूंगा, तो जितना मैं क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लाऊंगा, जितना ऊंचा खाऊंगा मैं, जितनी अच्छी क्वालिटी खाऊंगा, उतना ही ज्यादा पैसा मेरे को पे करना पड़ेगा। क्वालिटी बढ़ी तो पैसा भी बढ़ जाएगा, एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा, इफ क्वांटिटी इज कांस्टेंट। यहां पर मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो ना, आप क्वांटिटी फिक्स कर दी थी आपने। आप अगर महंगी चीज खाओगे तो आपका खर्चा भी ज्यादा होगा, और किस हिसाब से ज्यादा होगा? जिस प्रपोर्शन से आपने एवरेज रेट बढ़ाया था ना, उसी प्रपोर्शन से आपका टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। मींस मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं आपको, अगर क्वांटिटी कांस्टेंट है तो जो एवरेज का रेशियो वही टोटल का रेशियो। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि 1:4 4 होता है, 1:5 5 होता है। क्वांटिटी को एवरेज से मल्टीप्लाई करने पे टोटल आता है। ठीक है, तो इस कंक्लूजन को मैं लिख देता हूं एक एक बार से, एग्जांपल देते देते मेरे को क्लियर होता है बहुत अच्छे से कि ये वाला पार्ट इतने अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। ये जब होता है डाइजेस्ट तब अपन क्वेश्चन करेंगे, जब अपन क्वेश्चन करेंगे इस पे तब आपको पूरा डाइजेस्ट होएगा ये। तो सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। कॉन्सेप्ट देखना, समझना कॉन्सेप्ट अच्छी बात है, एक पार्ट है, लेकिन मेचोरिटी जब डेवलप होगी अगर आप क्वेश्चंस पे वर्किंग करोगे। तो सेकंड पार्ट हर टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आप ध्यान रखिए थोड़ा। ठीक है क्या? चलिए, केस वन देखना। अगर क्वांटिटी का रेशियो 1:1 है, क्वांटिटी का रेशियो 1:1 है, इसका मतलब जो एवरेज का रेशियो होगा वही टोटल का रेशियो होगा। जो एवरेज का रेशियो वही टोटल का रेशियो। मैं आगे एग्जांपल्स में डायरेक्ट यूज करूंगा कि क्वांटिटी कांस्टेंट, जो एवरेज का रेशियो वही टोटल का रेशियो। ये कहां भी यूज होगा? स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस में। स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर तो डिस्टेंस आ जाता है, वहां पर भी यूज कर सकता हूं मैं। क्यू इंटू ए गिव्स टी, वहां पर भी यूज कर सकता हूं। लेंथ इंटू ब्रेथ गिव्स एरिया, वहां पर भी यूज कर सकता हूं मैं। कहीं पर भी जहां पर दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके तीसरा वेरिएबल आ रहा है ना, वहां पर ये अप्रोच यूज होनी है। करेंगे अपन, चलो बाद में। अभी तो अपन केस वन के कंक्लूजन पे मूव करते हैं। अगर क्वांटिटी का रेशियो 1:1 है तो जो एवरेज का रेशियो होगा वही टोटल का रेशियो होगा, 4:5 4:5। ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड केस। अब क्या किया मैंने? मैंने 40-40 वाली ही परचेस करनी है। क्वांटिटी एक बार 4 किलो, इधर एक बार 5 किलो। बोलो कितना खर्चा? 160। बोलो कितना खर्चा? 200 रुपए। रेशियो वैल्यू बोल दो जल्दी से क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग। 4:4 नहीं है, 4:5 है क्वांटिटी का रेशियो। एवरेज का रेशियो बोलो, बोलो जल्दी से। टोटल का रेशियो बोलो, 4:5। 4 into 1 4 ही आना था, 5 into 1 5 ही आना था। कंक्लूजन पे मूव करते हैं। अगर मैं एवरेज फिक्स कर देता हूं कि मुझे 40 वाली ही शक्कर खरीदनी है, मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा तो खर्चा बढ़ेगा। by keeping average constant by keeping average constant, quantity is directly proportional to total। अगर आप खर्चा
खर्चा नहीं बोलूं मैं, अगर क्वांटिटी की पहले बात करता हूं, अगर आप क्वांटिटी बढ़ा दोगे, आप ज्यादा कंज्यूम करोगे शक्कर को बाय कीपिंग एवरेज वैल्यू कांस्टेंट, तो शक्कर अगर ज्यादा परचेस करोगे तो पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा। समझ में आया? आप शक्कर कम परचेस करोगे तो पैसा भी कम देना पड़ेगा। क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल। तो यहां पर मैं, देखो ना, वैसे ही देख लो, 4 into 1 4 होता है, 5 into 1 5 होता है। अगर आपने एवरेज एवरेज वैल्यू कांस्टेंट रखी है, तो जिस प्रपोर्शन से क्वांटिटी को ज्यादा करोगे, उसी प्रपोर्शन से खर्चा भी बढ़ेगा। सेकेंड केस, बाय कीपिंग एवरेज रेशियो 1:1, ठीक है, क्वांटिटी का रेशियो बराबर टोटल रेशियो। क्वांटिटी का जो भी रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा? टोटल के रेशियो के बराबर। ठीक है। थर्ड केस, और थर्ड केस है सबसे इंपॉर्टेंट केस। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों? अगर 10 क्वेश्चन क्यूएटी मॉडल के होंगे तो 8 क्वेश्चन कौन से केस के होंगे? थर्ड केस के। ध्यान से देखिएगा थर्ड केस को। थर्ड केस, क्वांटिटी को मैं एवरेज से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। केस वन फर्स्ट और ये सेकंड। अब मैंने क्या, देखो ध्यान से पैटर्न समझना आप, पहले मैंने क्वांटिटी को कांस्टेंट रखा था, क्वांटिटी को के रेशियो को 1:1 रखा था, फिर मैंने सेकंड केस में एवरेज के रेशियो को 1:1 रखा, तो ऑब्वियस है मैं थर्ड केस में किसके रेशियो को 1:1 रखने वाला हूँ? टोटल। मतलब इस एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला केस। अगर मैं फिक्स कर देता हूं कि मैं महीने में 200 रुपए की ही शक्कर खरीदूंगा, शक्कर महंगी हो तो कंजम्पशन कम कर दूंगा, शक्कर सस्ती होगी तो कंजम्पशन बढ़ा दूंगा, लेकिन खर्चा 200 रुपए ही रखूंगा। महीने का खर्चा मैंने फिक्स कर दिया है कि शक्कर में मुझे 200 रुपए ही खर्च करने, अलग से निकाल के रख दिए हैं। अगर शक्कर महंगी होगी तो कम खा लूंगा, शक्कर सस्ती होगी तो ज्यादा खा लूंगा। मेरा खर्चा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखूंगा। ध्यान से देखिएगा आप, मान लो शक्कर होती 40 रुपए किलो, तो उस महीने में कितनी शक्कर खरीद पाता बोलो? 40 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 200 आए? 5 किलो। मान लो शक्कर की रेट बढ़ जाते, मान लो शक्कर हो जाती महंगी होके 50 रुपए किलो, तो बताओ इस महीने में कितनी शक्कर का खा पाता? इस महीने कितनी शक्कर कंज्यूम कर पाता? 4 किलो। 4 into 50 is 200। चलो बोलो क्वांटिटी का रेशियो बोलो एक बार, बोलो एवरेज का रेशियो बोल दो एक बार, और टोटल का तो क्या ही दिख रहा है आपको? 1:1। सबसे इंपॉर्टेंट केस, बाय कीपिंग टोटल रेशियो कांस्टेंट, टोटल वैल्यू कांस्टेंट 1:1, अगर मैं क्वांटिटी कम करता हूं, क्वांटिटी कम करता हूं, तो इसका मतलब यहां पर महंगाई बढ़ रही होगी। या फिर मैं उल्टा बोलूं, या फिर मैं बोल दूं, मैं सीधा बोलता हूं, अगर महंगाई बढ़ रही है, अगर महंगाई बढ़ गई, तो मुझे क्या कम करना पड़ेगा? कंजम्पशन कम करना पड़ेगा फॉर मेंटेनिंग टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट। उल्टा बोलता हूं एक बार अब, अगर महंगाई कम हो जाती, अगर महंगाई कम हो जाती तो अपना मैं कंजम्पशन बढ़ा देता, देखो कंजम्पशन बढ़ा देता, क्योंकि मुझे टोटल एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना था। अगर कंक्लूजन पे मैं मूव करता हूं, तो इसका मतलब अगर टोटल वैल्यू 1:1 है, कांस्टेंट है, तो 5:4 उल्टा हो जाएगा 4:5, 4:5 उल्टा हो जाएगा 5:4। क्वांटिटी का रेशियो किससे स्वैप हो जाता है? एवरेज के रेशियो से। बस इतना ध्यान में रखना है आपको। अगर टोटल, ऐसा क्यों सर? 5:4 वही होता है जो 4:5 होता है। 5:4 वही होता है जो 4:5 होता है, इसीलिए अपन यहाँ पर 1:1 लिख रहे हैं। देखो ना, 5:4 वही होगा जो 4:5 होगा। तो अगर मान लो आपको 1:1 दे देते हैं ये, और ये रेशियो दे रहे हैं 11:9, 9:11, ये दे रहे हैं मान लो 8:11, और टोटल कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 11:8। ये दे रहे हैं 7:10, 10:7। ये दे रहे हैं 12:13, 13:12। क्यों? अगर टोटल कांस्टेंट है तभी, तभी सिर्फ। तो यहां पर मैं बोलूंगा क्वांटिटी का रेशियो किससे स्वैप हो जाता है? एवरेज रेशियो से, एंड वाइस वर्सा। ठीक है क्या? और फोर्थ केस अपन करेंगे जब कुछ भी कांस्टेंट ना हो, मिसलेनियस चलेगा। मिसलेनियस कैसा? क्यू में कोई ऐसा नहीं है 1:1 है, ना एवरेज में ना टोटल में, करेंगे ऐसे क्वेश्चन भी, है ना। उस केस में क्या होगा? क्वांटिटी इंटू एवरेज इक्वल्स टू टोटल, अपन डायरेक्टली यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। सब क्वेश्चन बहुत सारे करने, क्वेश्चन की आपको बिल्कुल भी टेंशन लेनी ही नहीं है, सर वैसे भी टेंशन लेते नहीं है। ठीक है चलो, तो आपको यहां पर सारे फ्लक्चुएशन में कवर करवा दूंगा सेकेंड पार्ट में। थैंक यू सर। नहीं नहीं, थैंक यू बिल्कुल नहीं, अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है। तो आपको केस 4 में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जो भी वेरिएशन आएंगे, मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। मिसलेनियस कुछ नहीं है ना, उसमें क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, ना एवरेज ना ही टोटल। क्लियर है क्या? एक लास्ट छोटा सा पॉइंट और बचा है, वो भी अपन खत्म कर लेते हैं यहां पर। देखिएगा एक लास्ट पॉइंट और, जैसे अभी अपन ने देखा था ए टू बी, बी टू सी दे रखा है, तो ए टू बी टू सी कैसे निकालेंगे? एक और पॉइंट होता है, अगर आपको ए टू बी दे रखा है,
बी इज टू सी दे रखा है और सी इज टू डी दे रखा है। ए इज टू बी इज टू सी और सी इज टू डी, है ना। कोई रेशियो लेता 1:2, 3:5, रेंडम ले रहा हूं मैं, 7:2। और आपसे पूछ लिया है फाइंड ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, स्केलिंग करनी है बेसिकली। कितने वेरिएबल्स? 4, ए बी सी डी। ए इज टू बी कितना है? 1:2। बी इज टू सी कितना है? 3:5। सी इज टू डी कितना है? 7:2। सबसे पहले तो ये काम कर लो आप। अब देखो स्केलिंग वैसे तो कर ही सकते हैं, जो अपन ने पिछले अप्रोच में देखा था कि पहले ए बी सी को लेके चलो, फिर बाद में डी को इंट्रोड्यूस कर दो, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा वो। इसमें करना क्या है, देखो यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ पर भी 3 लिख दो। यहाँ 7 लिखा है तो यहाँ पर 7, बस ये रो कंप्लीट कर दे। यहाँ 7 तो 7 7। यहाँ 2 है, रो कंप्लीट करनी है तो 2 2। यहाँ 5 है, रो कंप्लीट करनी है तो 5। बस ये कर लिया करो आप, और बस वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 7 21, इंटू 2 42, 35 इंटू 2 35 इंटू 2 10 इंटू 2। बस ये ध्यान रखना कुछ भी चारों में कॉमन तो नहीं, क्योंकि एट द एंड तो रेशियो लिख रहे हैं ना, रेशियो मस्ट बी इन सिंप्लीफाइड फॉर्मेट। तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन तो नहीं है चारों में, देखो आप ध्यान से। नहीं है, 7 कॉमन होता अगर इसमें भी 7 आता तो। क्लियर है क्या? तो यही अपना फाइनल रेशियो हो जाएगा, ए टू बी टू सी टू डी। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। आगे मूव करने से पहले, क्वेश्चन वाले पार्ट पे चलने से पहले, आपको रेशियो का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो डायरेक्टली वहां पर बिना हिंड्रेंस के, बिना रुके अपन क्वेश्चंस पे एकदम ऐसे मूव करेंगे, इतने स्विफ्टली मूव करेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी क्वेश्चन आ रहा ना। तो अपन डायरेक्टली एग्जाम्पल ये देखना नहीं पड़ेगा, बार बार वीडियो आपको वॉचिंग नहीं करनी पड़ेगी। आपको पता है कि ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी कैसे निकालते हैं। ठीक है क्या? आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में, परसेंटेज के थर्ड वीडियो में, समझना जरूरी था ये वाला कॉन्सेप्ट। परसेंटेज के थर्ड वीडियो में बहुत अच्छे से ग्रिप बना पाएंगे इनके क्वेश्चंस पे। तब मेरे को बहुत डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, रेशियो वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू में बहुत इजीली यूज कर पाऊंगा ऐसे वर्ड्स। ठीक है क्या? चलिए स्टूडेंट, थैंक यू फॉर बीइंग देयर इन दिस वीडियो टिल एंड। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, परसेंटेज के थर्ड वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू अगेन।